नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। देश के कुछ एक सियासी गलियारों में और वैसे पत्रकारों में जो नरेंद्र मोदी को बेइंतहा नापसंद करते हैं, उनके बीच में कई दिनों से एक चर्चा गर्म है और वो ये कि देश की सियासत में कोई बड़ा खेला होने वाला है और इस खेला के लिए 2 मौके बताए जा रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति पद का चुनाव और दूसरा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन दोनों मौकों के लिए जो समीकरण बताए जा रहे हैं या उनको जोड़-गाँठ करके दिखाया जा रहा है, लोगों के बीच में यह भरोसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है दरअसल उसका आधार बहुत मजबूत है। इसलिए आप यह मान कर के चलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब कुछ एक दिनों की मेहमान है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सांसद वोट करते हैं। हर सांसद के पास एक वोट होता है और वो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करता है। कहा यह जा रहा है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग का रास्ता ही नरेंद्र मोदी की सरकार को या नरेंद्र मोदी को बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसके लिए कारण यह बताया जा रहा है कि एनडीए अलायंस के भीतर ही कुछ ऐसे दल हैं या नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ चलना नहीं चाहते हैं, उनसे नाराज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही कई ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है अभी उनकी। इसलिए इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, वो एनडीए अलायंस के कई नेताओं और सांसदों के संपर्क में हैं और इस बात की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, वी सुदर्शन रेड्डी, उनको जीत दिलवा दी जाए। और यह जीत नरेंद्र मोदी की सरकार की हार होगी। यह बात मोटे तौर पर साफ हो जाए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए अलायंस के ही तमाम दल और सांसद नहीं चल रहे हैं, उनका भरोसा उनके नेतृत्व में नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के ऊपर एक अलग तरह का नैतिक दबाव बन जाएगा। अब इंडिया अलायंस के भीतर जो बात पक रही है या जो खिचड़ी पक रही है, वहां से जिन हवालों से यह बात कही जा रही है, यानी कि पत्रकारों के ज़रिए, उन्होंने 2-3 कारण रखे हैं और उस कारण में एक प्रमुख कारण है चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य था, वो 2 हिस्सों में बँटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी, वो लगातार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं और उनको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करिए, यानी कि आपकी पार्टी करें। चंद्रबाबू नायडू के अलावा जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर भी इनकी नज़र है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रधानमंत्री पद या तो आप ले लें या नीतीश कुमार को आप चाहते हैं तो दे दें, लेकिन आप दोनों अगर बाहर आ जाते हैं तो पूरा इंडिया अलायंस आपका समर्थन कर देगा। प्रधानमंत्री आप दोनों में से कोई भी बन जाए, इंडिया अलायंस को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का मान जाना ही एकमात्र रास्ता बनता है। बारी-बारी से मैं चलूँगा, ठीक से सुनिएगा, क्योंकि लॉजिकली जब आप चलते हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको अंदर खाने की खबरें बिल्कुल नहीं पता हैं, लेकिन मोटे तौर पर समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं और सरकारों के बनने, उनको बनाए रखने, उनको जीत हासिल करवाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, बस उतनी ही मोटी जानकारी अगर आपको है, तब भी आप मेरी बात समझ जाएँगे। चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के नेताओं के संपर्क में है, ये कहा जा रहा है। लेकिन वो एनडीए के नेता हैं और चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर कह दिया है कि एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का वो समर्थन करते हैं, उनकी पार्टी समर्थन करती है और किसी और को समर्थन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद भी माना ये जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जा करके इंडिया अलायंस के साथ हाथ मिला सकते हैं। मैंने मान लिया, आप मान लीजिए। जिन बातों को फिलहाल मानना मुश्किल हो रहा है, फिर भी उन सब लोगों की खुशफ़हमी के लिए ही यह मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है। समीकरण पे आते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों की कुल संख्या 782 है मौजूदा जो वोट करेंगे और 782 में आधा यानी कि बहुमत के लिए आपको 366 सांसद चाहिए। लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या है 293 उसमें से 16 सांसद हैं, वो टीडीपी के हैं। और राज्यसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या है 130 उसमें भी टीडीपी के सांसदों की संख्या है। कुल मिलाकर के 423 सांसद एनडीए के हैं। अगर मैंने 23 भी माइनस कर दिया तब भी 400 सांसद एनडीए के पास रहते हैं और 366 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं अधिक है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी भी हट जाती है, तब भी ये 400 का आंकड़ा बहुत हद तक पार्टी हासिल कर सकती है या एनडीए हासिल कर सकता है क्योंकि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के 4 सांसद लोकसभा के और 11 राज्यसभा के, यानी कि 15 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो काम नहीं करते हैं, वो काम वो राजनाथ सिंह से करवाना चाहते हैं और करवा लेते हैं। राजनाथ सिंह ने ही जगनमोहन रेड्डी को फ़ोन किया है कि आपकी पार्टी को हमारे कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए और जगनमोहन रेड्डी ने खुल करके कहा कि हाँ, हम एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करते हैं। यानी कि सीपी राधाकृष्णन को वोट करेंगे वाईएसआर कांग्रेस के सभी 15 सांसद। और चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के बीच में 36 का आंकड़ा है, जानी दुश्मनी है, नहीं पटती है। फिर भी सियासत अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो असंभव सा दिखता है, वो कभी भी संभव हो सकता है, यह बात भी आप मान करके चलिए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मैंने यह भी मान लिया कि टीडीपी और जेडीयू के सभी सांसद बाहर हो जाएँ और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी भी सरकार के साथ हैं, तब भी सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सरकार के हार जाने यानी कि एनडीए के कैंडिडेट के हार जाने का कोई आधार दिखता नहीं, कोई कारण नजर नहीं आता है। बिहार चलते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी एनडीए आएगा। अभी जो ओपिनियन पोल आए हैं 2-3 उन ओपिनियन पोल में 136 से लेकर के 140-42 के आसपास का आंकड़ा एनडीए के लिए है। मैंने मान लिया कि एनडीए हार जाता है और एक ऐसी सूरत बनती है जिसमें आरजेडी और जेडीयू मिलकर के सरकार बनाते हैं, जैसा पहले भी 2015 में रहा है। यह दूसरी दफा 2 दफा सरकारें बनी हैं दोनों पार्टियों के चलते। तो वैसी स्थिति बन जाती है यानी कि जेडीयू सरकार से बाहर चला जाता है। अकेले जेडीयू या टीडीपी बाहर चला जाए तब भी एनडीए की सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। मैंने मान लिया कि टीडीपी और जेडीयू यह दोनों बिहार में एनडीए की सरकार के चले जाने के बाद या बीजेपी के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद जेडीयू के आरजेडी के साथ जाकर के राज्य सरकार बना लेने के बाद एनडीए से हट जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू के हटने का कारण क्या होगा? एक सरकार जो दिल्ली में है, जिसके साथ उनका समीकरण बना हुआ है, उनको केंद्र से पैसा लगातार मिल रहा है, उनकी योजनाएँ चल रही हैं, उनकी सरकार बहुत सुरक्षित है, उनको आराम है और वो अपने बेटे को 2027 में अपनी बागडोर सौंप सकते हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है, 2029 तक कोई खतरा उनको नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो कई दलों की सरकार को, खिचड़ी सरकार को समर्थन देकर के या उसमें कोई बहुत ही अहम पोस्ट लेकर के, प्रधानमंत्री का पद लेकर के कुछ एक दिनों के लिए अपनी स्थिति को गड़बड़ क्यों करेंगे? और आपको ध्यान होगा चंद्रबाबू नायडू बहुत तोल-मोल करके चलने वाले राजनेता हैं। 1996 में 1996 में जब सरकार बन रही थी, वाजपेयी जी 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद कुर्सी छोड़ गए थे, बहुमत साबित नहीं कर सके थे, तो चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे थर्ड फ्रंट के और उस समय भी प्रधानमंत्री पद का ऑफर था उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। एक तो उस समय उनकी उम्र कम थी और दूसरा उनको लगता था कि यह जितनी भी पार्टियाँ हैं, इनका जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो लंबा नहीं चलेगा क्योंकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है। और आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के प्रधानमंत्री रह भी जाते हैं, तो बाद में आप किसी काम के नहीं रहेंगे राजनीति में। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप मुख्यमंत्री बनने तो नहीं जाएँगे। तो उन्होंने अपनी जो लंबी राजनीति थी, उस पारी की खातिर उस विकल्प को नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री का उनके पास था। और चंद्रबाबु नायडू आज भी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनको ये देखना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य के भीतर मेरे बेटे के पास सत्ता का हस्तांतरण सुरक्षित तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। जाहिर है कि नारा लोकेश कॉम्पिटेंट हैं,
इंटेलिजेंट माने जाते हैं और पॉलिटिकल एक्यूमेन उनके पास है, जो उनके बेटे हैं चंद्रबाबू नायडू के, नारा लोकेश। इस बार जो 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टीडीपी की प्रचंड जीत रही आंध्र प्रदेश में, उसके स्ट्रैटेजिस्ट, रणनीतिकार नारा लोकेश को ही माना जाता रहा है। जाहिर है कि जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उसको ठीक तरीके से आगे ले जाने के लिए वो सक्षम है, सामर्थ्य उनमें है, चंद्रबाबू नायडू। उनको कोई खतरा नहीं है फिलहाल। नरेंद्र मोदी के साथ वो आराम से चल सकते हैं 2029 तक। और अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ करके वो इंडिया के साथ आते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया अलायंस के पास 273 का आंकड़ा बन पाएगा क्या? 273 के आंकड़े के लिए आप क्या-क्या करेंगे? और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों बाहर चले जाते हैं, उसके बाद भी इस आंकड़े पर आप विचार कर लीजिए कि आज की तारीख में 293 सीटें लोकसभा में हैं और 16 सांसद टीडीपी की और 12 सांसद जेडीयू की, यह दोनों दल अपने 28 सांसदों को सरकार से बाहर कर लेते हैं, तो कुल सांसदों की संख्या एनडीए के जो सदन में बचेगी वो 265 265 और बहुमत के लिए चाहिए आपको 273। मान लिया 272, 273, यानी कि 7 से 8 सांसदों की कमी पड़ेगी और जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर के पास 4 सांसद हैं। यानी कि 3 से और 4, 3-4 सांसदों की दरकार होगी बहुमत साबित करने के लिए और 7 ऐसे सांसद हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से 4 को तो आप मान के चलिए कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएँगे। लेकिन 2 या 3 सांसद जा सकते हैं कि बीजेपी 272, 273 तक पहुँच जाएगी, बावजूद इसके कि टीडीपी और जेडीयू दोनों उसका साथ ना दें। ऐसे में जोखिम कोई क्यों उठाएगा? और चंद्रबाबू नायडू जैसा सीज़न्ड पॉलिटिशियन जिसके पास लंबा अनुभव है और राजनीति की बारीकी बहुत बेहतर तरीके से जानता है, नीतीश कुमार भी उतने ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि अभी जो सरकार है और जो समीकरण उनके साथ चल रहा है बिहार में एनडीए का, वो उनके लिए मुफ़ीद है। उनकी अगुवाई में आगे भी सरकार के बने रहने की गुंजाइश है। सरकार अगर नहीं बनी रहती है, 2025 के चुनावों के बाद से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद बीजेपी नहीं देती है, तो ज़ाहिर है उस समय समीकरण बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे तो अकेले जेडीयू के बाहर आने से सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि है, कॉमन सेंस, अगर आप नंबर गेम को समझते हैं और कुछ दलों को आस-पास हर सत्ता में रहने वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होता है, अपने आजू-बाजू रखता है और समय-समय पर उनको अंदर-बाहर करता रहता है। उनके साथ एक मोल-तोल चलता रहता है और सत्ता ऐसे चलती है। तो बिहार के चुनाव में अगर एनडीए के हार जाने और बीजेपी के एनडीए से बाहर आ जाने, नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ सरकार बना लेने की स्थिति बनती है और चंद्रबाबू नायडू भी कहते हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री के लिए पूरा इंडिया अलायंस जोर लगा देता है, तब भी बीजेपी उसके साथ जो दल हैं, वो 265 सीटों के साथ हैं। उनको सिर्फ़ 7 से 8 सीटों की दरकार होगी बहुमत साबित करने के लिए और उनके पास मैंने कहा कि वाईएसआर और बाकी इधर-उधर के 4-5 सांसद आराम से आ जाएँगे और वो बहुमत साबित कर सकते हैं। ऐसे में अगर यह ख़्याल आता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह की विदाई होने वाली है, इन दोनों की कुर्सी जाने वाली है, तो महज़ ये ख़याली पुलाव है। राजनीति में जितने भी प्रकांड पंडित हैं उनके मन के लड्डू तो फूटेंगे, लेकिन वो खा नहीं सकते। उनका पुलाव बनेगा ज़रूर, लेकिन वो ख़याली है, उनकी थाली में नज़र नहीं आएगा। वो जो कुछ भी चाहते हैं, वो चाहने भर का है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि देश की राजनीति ही कमोबेश ऐसी है। अगर बीजेपी के पास 240 से कम सांसद होते, तो फिर खेल कभी भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार के 5 साल पूरा करने की गुंजाइश शायद नहीं रहती। 230 होते, 228 होते, 232 होते,
तो बहुत संभव है कि जो अंदेशा जताया जा रहा है या जिस तरीके से जोड़-गाँठ करके समीकरण तैयार कर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उस तरह की स्थितियाँ बन ही जाती। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जिस सियासी समीकरण की बिना पर बिहार के भीतर पिछले 20 साल से हैं, इस बार केंद्र के भीतर नरेंद्र मोदी के साथ वैसी स्थिति है कि उनके बगैर कोई सरकार चल नहीं सकती है और उनके बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती है। 240 सांसद उनके पास हैं और नरेंद्र मोदी बुरे हाल में भी 25-30 सांसदों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। 265 हैं। जगनमोहन रेड्डी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और आज भी जगनमोहन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू से उनकी बनती नहीं है। तो इस तरीके से जो सियासी समीकरण देश के भीतर बना हुआ है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो अभी सत्ता की स्थितियां हैं, उनको बिखेर करके कोई नई स्थिति पैदा कर देना और क्या कोई नया समीकरण गांठ लेना, बना लेना, ये नामुमकिन सा है। ये दिख नहीं रहा है। और ये संभव नहीं है जब तक कुछ बहुत बड़ी उथल-पुथल ना हो जाए और उस बहुत बड़ी उथल-पुथल में यही हो सकता है कि एनडीए के साथ 240 जो बीजेपी के सांसद हैं, उसके अलावा जितने भी दल हैं, अपने सांसदों को लेकर के चले जाएँ और वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के सरकार बना लें। इसके लिए नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बगावत की स्थिति होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को लेकर असंतोष की स्थिति होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे नहीं बढ़ रहा है और देश का नुकसान हो रहा है, लोगों को यह कह पाने, बता पाने की स्थिति होनी चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत अधिक हो जाए ताकि पब्लिक सेंटिमेंट के दबाव में ही अलग-अलग दल अपने आप को पीछे खींच लें और फिर एक अलग गठबंधन तैयार करके सरकार बनाएँ और चलाएँ। इनमें से कोई भी स्थिति आपको बनती हुई सी नहीं दिख रही है। तो फिर क्या कारण है? आज भी नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए वोट पुलर हैं, क्राउड पुलर हैं। उनकी यूएसपी आज भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी है, उनके बूते चुनाव जीते जा रहे हैं, उनके बूते सरकारें बनाई जा रही हैं, उनके बूते सरकारें बचाई जा रही हैं, उनके बूते सरकारों की वापसी हो रही है और उनके बूते एनडीए के लगातार चलते रहने की स्थितियाँ हैं और 2029 तक कोई संकट नहीं दिख रहा है। जब चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को कहीं कोई संकट नहीं दिख रहा है, पूरा रथ आराम से भागा जा रहा है, वैसे में वो चक्का खोल-खोल करके रथ को जो है ना घिसटने के लिए और पलटने के लिए क्यों छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। राजनीति की बुनियादी समझ कहती है कि यह बचकानी बात है जो कही जा रही है। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि अगर 240 की जगह 230 सीटें होती बीजेपी के पास, तो मामला कुछ भी हो सकता था और जिस तरह से यह समीकरण या यह नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, उस बात को तब थोड़ी ताकत मिल सकती थी, उसको वज़न मिल सकता था। लेकिन मौजूदा स्थिति में इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती है, नहीं बनती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है। इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी अपनी कोई राय है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर किया कीजिए। नमस्कार।